हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। स्टूडेंट्स, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। आपके देश के राष्ट्रपति थे। वो भी एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते थे। तमिलनाडु के एक छोटे से स्थान से उनका संबंध था। शुरुआत के दिनों में जब वो नौका में बैठ करके घूमा करते थे तो जब आसमान में उनको पंछियां दिखाई देती थी तो सोचते थे कि क्या इंसान भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कोई जहाज नहीं देखा था, कोई हवाई जहाज उन्होंने नहीं देखा था। अब उनके मस्तिष्क में, उनके चित्त में, उनके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ एकदम से बैठ गई कि मुझे भी हवाओं में परवाज करना है, मुझे भी उड़ना है जैसे पंछी उड़ते हैं। क्या उस वक्त उस बच्चे के अंदर जो वो चल रहा था, कभी उसने सोचा होगा कि वो देश के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाएगा जिसकी मुरीद पूरी दुनिया हो जाएगी। आज हम भूटान का, हम बांग्लादेश का, या हम इवन अमेरिका, फ्रांस भी हमसे मेरे रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, भारत के रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं अपने चीज़ों को सैटेलाइट भेजने के लिए। तो आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी छोटे से जगह पर बैठे हो और आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान है उसको बड़ा करना है, तो आप चाहे किसी गांव में बैठे हों या दिल्ली जैसे शहर में बैठे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं। क्या आपकी स्ट्रेटजी काम करने की सही है? क्या आप मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में? और अगर ये सब कुछ सही रहा तो कुछ भी हो सकता है, सच में कुछ भी हो सकता है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो कहां से कहां पहुंच गए। 12वीं का फेल लड़का आईएएस बन जाता है, मतलब बाद में उसने पास किया होगा लेकिन उस पर लोग हंसे। और ये सत्य है, जिस पर ये दुनिया हंसी है उसी पर बाद में उस दुनिया ने ताली भी बजाई है। तो आप कर सकते हैं। बीच में मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन कम हो रहा है। देखिए, जब कोचिंग में जा कर के आप 1.5-2 लाख रुपया फीस दे देंगे, उसके बाद में 2-4 नोट्स और ढेर सारे किताबों का बोझ अपने सर पर, शरीर पर टांग करके घूमेंगे, तो उससे नहीं होता है यूपीएससी। यूपीएससी होता है सही स्ट्रेटजी और मेहनत से। वो कहीं पर भी हो सकता है। तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप तैयारी में नहीं। तैयारी में आप हैं। आप चाहे घर पे बैठे हों या किसी शहर में बैठे हों, आपको सब कुछ तो मिल रहा है फ्री में। तो मन से तैयारी कीजिए और जो है इस वीडियोस को लगातार शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स की बात किए थे, मौद्रिक नीतियों को नियंत्रण करने वाले उपाय के बारे में, जिसमें हमने एसएलआर और सीआरआर को समझ लिया था। अगर हमारे कुछ विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक सूचना है कि आप जाएं, हमारे प्लेलिस्ट को खोलें और वहां पर आप शुरुआत से क्लास को देख लें। और जो विद्यार्थी लगातार क्लास देखते हुए आए हैं वो इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। जो नए हैं उनके लिए सलाह ये है कि पहले वो देख ले उन चीज़ों को, तभी वो आगे चीज़ कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करने के उपाय में ही यह क्लास है और उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको क्रम में पढ़ना है। इस क्लास में देखते हैं जितना हो पाता है होगा, नहीं तो आगे क्लास में होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए। इससे बैंक रेट है, रेपो रेट है, ये परसेंटेज में होता है। इनका परसेंटेज होता है 4%, 3.75%, 4.25%, ये अलग अलग रेट हैं। तो आरबीआई करती क्या है, इनको इस तरीके से वो घटाती बढ़ाती नहीं है। वो ये नहीं बोलती कि हमने 1.5% घटा दिया, 2% बढ़ा दिया, ऐसे नहीं बोलती है। वो इसे बेसिस पॉइंट बोलती है। क्या बोलती है? बेसिस पॉइंट। और कई बार
जब आप अखबार खोलते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि 40 बेसिस पॉइंट क्या हुआ, घट गया रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट घट गया। तो 40 बेसिस पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्लास में आपको तो सर ने पढ़ाया था कि रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.75% है। लेकिन जब आप आरबीआई के गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं तो क्या बात कर रहा है, 40 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट। तो ये बेसिस पॉइंट क्या है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी हो सकता है कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। अगर समझ विकसित हो गया सारी कहानी सलट जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, आते जाते रहते हैं। मैंने कई बार बताया है कि इन्फॉर्मेशन बस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी घर के बनने में ईंट महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ईंट से केवल घर नहीं बन जाता है, ईंट के साथ साथ उसमें सीमेंट और मोरंग बालू जो भी होता है, और उसके बाद में बहुत सारा कार्यबल लग करके तब एक घर का निर्माण होता है। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ और चीजें महत्वपूर्ण हैं। और ज्ञान जो होता है वो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और फिर जब एप्लीकेशन में आप चले जाते हैं, यानी कि पूरा आप समझ गए कि आपने जो चीज पढ़ा है वो क्या है और उसके अनुप्रयोग में आप आ गए, तो आपका ज्ञान पूरा होता है। तो इसलिए समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। बेसिस पॉइंट क्या है ये समझते हैं। देखिए, है क्या कि केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जब वो अपने रेट को घटाता बढ़ाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना चाहता है। तो अगर वो ये बोलेगा कि जैसे मान लीजिए 4% अभी वर्तमान में आपका है रेपो रेट, आपका रेपो रेट जो है वो वर्तमान में 4% है, ठीक है। ये घटता बढ़ता रहता है, इसके एग्जैक्ट को लेकर के आप कोई बहस नहीं करें, क्योंकि हर 2 महीने पर समीक्षा होती है मौद्रिक नीति समिति की, और वो घट बढ़ सकता है, ठीक है। जैसी इकोनॉमी देश की होती है उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए रेपो रेट अभी आपका 4% है और आरबीआई को ये लग गया कि लिक्विडिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। लिक्विडिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो वो क्या करेगा, इस रेट में बदलाव करेगा, ठीक है। वो इस रेट में क्या करेगा, बदलाव करेगा। और रेपो रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि रेपो रेट जब बढ़ाएगा तो जो बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे हैं वो कम लेंगे, ठीक है। तो उसको बढ़ाए, तो मान लीजिए बढ़ा करके उसने 4.25 कर दिया, 4.25% कर दिया। तो अब वो आकर के क्या बताएंगे या क्या बोलेंगे, प्रेस रिलीज में क्या बोलेंगे, हमने 0.25% रेपो रेट बढ़ा दिया। ये बात छोटी लगती है, तो उसको उन्होंने बेसिस पॉइंट बना लिए और 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट कर दिया। 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। अगर 1% घटता है तो 100 बेसिस पॉइंट घटेगा। अगर 1% बढ़ता है तो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। यही है सिंपल सा बेसिस पॉइंट। ये जितने भी रेट हैं इनको समझाने से पहले ये बताना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है अखबार में इसको पढ़ा हो और आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, ठीक है। यह क्या है, मौद्रिक नीति में आपने देखा था कि तरलता नियंत्रण करने के जो उपाय थे और उसमें जो मात्रात्मक उपाय थे उसमें हमने एक लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट ने पहले वाली क्लास की है उनको एकदम से समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने छोड़ी है वो जा करके उसको कर लें, तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, इजीली समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, मौद्रिक नीति में तरलता नियंत्रण करने के लिए आरबीआई करती क्या है कि वह डिसाइड ये करती है कि मार्केट में पैसा कितना जाएगा, ठीक है। जब मार्केट में पैसे की कमी होती है तो उससे क्या होता है, आर्थिक समृद्धि की कमी आने लगती है, ठीक है। तो आरबीआई कोई ऐसा उपाय करती है कि मार्केट में पैसा ज्यादा चला जाए, ठीक है ना।
और जब मार्केट में तरलता ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई कोशिश करता है कि सोख ले वो कुछ पैसे को सोख ले, ताकि जो मुद्रास्फीति है वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो यही उसका काम होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई करती क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको बेच करके या इनको वापस खरीद करके ये जो है मार्केट में तरलता को नियंत्रित करती है। अब कैसे करती है इसको भी तो समझना है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, ये अभी आगे क्लास में आप समझेंगे। यहां पर मैं आपको बस सिंपल सा बता दूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का वचन पत्र होता है। एक प्रकार का क्या होता है? वचन पत्र होता है। मान लीजिए ये एक प्रकार का वचन पत्र है जिसमें गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, गवर्नमेंट का काम जो बैंकिंग का है वो आरबीआई करती है, तो करेगी क्या? आरबीआई एक पत्र जारी कर देती है, एक वचन पत्र जारी कर देती है और कहती है कि ये 100 रुपए का है। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। मान लीजिए उसने 100 रुपए का वचन पत्र जारी कर दिया। अब इस वचन पत्र को वो बेचती है, ठीक है। तो इस वचन पत्र को जब कोई खरीदेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा, उसको कुछ ब्याज देंगे, ठीक है। ये सब आप आगे समझ पाएंगे गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। यहां हमारा मुख्य मुद्दा ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझना है। तो 100 रुपए का ये जो वचन पत्र है वो मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए। अब यहां पर बैंक है खरीदने के लिए और आम आदमी है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल आदमी, हमारे जैसा, आप जैसा कोई आदमी है वो उसको भी जो है खरीदना है, ठीक है। कोई नॉर्मल सा आदमी है उसको भी खरीदना है, ठीक। तो अब ये जब गए इसको बेचने के लिए और 100 रुपया मार्केट में मान लीजिए है, तो होगा क्या कि चाहे बैंक इसको खरीद ले या कोई नॉर्मल आदमी इसको खरीद ले, ये 100 रुपया आरबीआई के पास आ जाएगा और ये एक वचन पत्र जो है उसके पास चला जाएगा, वो चाहे आरबीआई खरीद ले या कोई आम इंसान खरीद ले, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जो 100 रुपया मार्केट में था, यानी कि खर्च होने के लिए एकदम रखा हुआ था, उसको आरबीआई ने अपने पास ले लिया। तो इससे क्या होगा? डिमांड कम होगा। डिमांड कम होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इसी प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, ठीक है। अब इसका उल्टा समझ लीजिए। इसका उल्टा क्या हो सकता है? मान लीजिए कि मार्केट में पैसे की कमी हो गई, ठीक है, डिमांड घट रहा है। अब जब डिमांड घटेगा तो आर्थिक समृद्धि घट जाती है, या जिसे आप कहते हैं कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं तो खरीदेंगे क्या घंटा। अब जो खरीदेंगे नहीं तो मार्केट कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो करते क्या है कि कोशिश करते हैं कि पैसा मार्केट में फ्लो हो जाए, ठीक है, पैसा क्या हो? मार्केट में फ्लो हो जाए। तो इसके लिए उनके पास इक्विपमेंट क्या है? यही वचन पत्र। जो वचन पत्र उन्होंने बेचा था, चाहे वो बैंक को बेचा हो या किसी आम आदमी को बेचा हो, गवर्नमेंट कहती है लाओ लो, अब मुझे मेरा वचन पत्र दे दो और जो पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया था उस पर प्रॉफिट के साथ अपना जो है पैसा लेके जाओ। तो करते क्या है? जो उनके पास जो उन्होंने सिक्योरिटीज बेचे थे उसको वापस खरीद लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो फिर से पैसा मार्केट में चला जाता है और फिर से जो है वो आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से ओपन मार्केट के द्वारा गवर्नमेंट मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बैंक रेट की। उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दिया कीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैंक रेट क्या है इसको समझ लीजिए आप। बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, सहकारी बैंकों को, यानी कि जितने भी बैंक देश में काम करते हैं उनको दीर्घ अवधि का
ऋण देती है। ठीक है, बैंक रेट के द्वारा आरबीआई सभी बैंकों को दीर्घ अवधि का ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ऋण क्यों देती है? क्योंकि बैंक आरबीआई के पास जाकर के ऋण लेकर के आता है, जो नॉर्मल बैंक है जिसके पास हम लोग जाते हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, उस जिसके पास हम जाते हैं। और वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं, क्योंकि वो सबका मालिक है, यानी कि आरबीआई ही सारे बैंकों को चला रहा होता है। तो वो उसके पास जाते हैं ऋण लेने के लिए। तो वो एक रेट निर्धारित करता है जिसे आप बैंक रेट कहते हैं, और इस रेट पर क्या करता है? वो बैंकों को पैसा देता है, और किस हिसाब से देता है? दीर्घ अवधि का देता है, छोटा मोटा टाइम का नहीं देता है, दीर्घ अवधि का देता है। ठीक है, दीर्घ अवधि का ऋण देता है कि आइए और आप लंबे समय के लिए ऋण लेकर के जाइए, और जाइए फिर इस ऋण को आगे बढ़ाइए, और मेरे हिस्से का मुनाफा मुझे दे दीजिए और अपने हिस्से का मुनाफा आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये दीर्घ अवधि का होता है, लेकिन इसका रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इसका रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। वर्तमान में जो इसका रेट है वो 4.25% है। कितना है? 4.25% है। अब आपको यह समझना है कि ये किस प्रकार लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा, तरलता को ये कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो ये पूरा हम खेल समझ रहे हैं वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए समझ रहे हैं ना, क्योंकि मौद्रिक नीति का काम ही यही है कि मार्केट की लिक्विडिटी को वो मेंटेन रखे। अगर लिक्विडिटी घट रही है तो वो पैसा फ्लो करवा दे, अगर लिक्विडिटी घट रही है तो उसको उस तरीके से मैनेज कर ले। ठीक है, तो बैंक रेट जो है वो दीर्घ अवधि का ऋण है जो आरबीआई बैंकों को प्रदान करती है। ठीक है, वर्तमान में इसका रेट 4.25 है। अब ये समझना है कि ये कंट्रोल कैसे करेंगे। तो मान लीजिए वर्तमान में 4.25% है। ठीक है, अभी कोई बैंक हैं वो आरबीआई से जाएंगे और बैंक रेट पे पैसा ले लेंगे। ठीक है, अब कल को जब वो पैसा वो लेकर के आएंगे और वो ग्राहकों को बांट देंगे, जो कर्ज लेने वाले हैं। ठीक है, उनको बांट दिए तो पैसा कहाँ आ गया? मार्केट में आ गया। अब जब मार्केट में पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट होगा। भाई आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप खरीदेंगे चीज़ों को। जब आप खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन एक सीमा से ऊपर बढ़ने लगेगी तो आरबीआई क्या करेगा? वो सोचेगा कि पैसा मार्केट में ज्यादा जा रहा है, इसको रोका जाए। तो करेगा क्या कि इसको बढ़ा देगा, बैंक रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, और जब उसको लगेगा कि मार्केट में पैसे की कमी है तो उसको क्या करेगा? घटा देगा। यही है सिंपल सा बैंक रेट। लेकिन वर्तमान में जो बैंक है वो बैंक रेट पर पैसे नहीं लेते हैं या लेना पसंद नहीं करते हैं, वो रेपो रेट पर पैसे लेना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रेट जो है वो बैंक रेट से कम होता है, यानी कि इस पर ब्याज उनको कम देना पड़ता है। लेकिन फिर भी बैंक रेट जो है वो अस्तित्व में है, और ये दो कारणों से है। एक तो इसके आधार पर यह तय होता है कि रेपो रेट जो होगा वो हमेशा बैंक रेट से कम होगा, और दूसरी चीज ये है कि आपने पिछली क्लास में CRR और SLR को समझा था। तो CRR और SLR क्या है? लिक्विडिटी को मेंटेन करने का आरबीआई का उपकरण है। अब मान लीजिए कोई बैंक आरबीआई के उस नियम को ना माने, वो कह दे कि हम नहीं मानेंगे, या कह दिया कि मानेंगे और एक्चुअली में नहीं मान रहा है। ठीक है, तो उसको दंड देने के लिए इसी बैंक रेट पर, जो बैंक रेट होता है, इसी बैंक रेट में 3% से लेकर के 5% ऐड करके उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? जुर्माना लगाया जाता है। तो ये बैंक रेट अभी दो भूमिका में काम कर रहा है। एक तो इसके आधार पर यह तय होता है कि रेपो रेट जो है इससे कम होगा, और दूसरा चीज ये है कि इससे यह निर्धारित होता है कि जब कोई बैंक CRR और SLR के मानक को पूरा नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा? ये इसके आधार पर बैंक रेट प्लस 3 से 5% के बीच में उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये है आपका बैंक रेट। ठीक है, और ये वर्तमान में कितना है? 4.25
0.25%। ठीक, तो ये था आपका बैंक रेट आपने समझ लिया। अगली क्लास में हम बात करेंगे रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, और उससे आगे जो टॉपिक होंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको आप पूछ लीजिए, अगली क्लास में उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।